नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो 3 चरण का मतदान हो चुका है और इन 3 चरण के मतदान में ही करीब-करीब 543 में से आधी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनमें से पौने 200 से लेकर के 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अगले जो 4 चरण बाकी हैं, उनमें तो जो भाजपा का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, टारगेट है, जो उन्होंने तय किया है, 400 पार। भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 और एनडीए मिलाकर के 400 पार। तो वो अगर पार हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं है, जिस तरह का देश में वातावरण बन रहा है और जिस तरीके से उनके सामने कोई नेतृत्व ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है और जो भी राजनीतिक दल भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, वो नेतृत्वहीन भी हैं, दिशाहीन भी हैं और उनके पास कोई ऐसा लगता है कि विज़न नाम की चीज़ ही नहीं है। जिन मुद्दों को वो उठा भी रहे हैं, वो लोगों को प्रभावित कर नहीं रहे हैं। पर 400 में अगर कहीं कोई कमी किसी को दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं, सैम पेट्रोडा, तो वो है ना, वो 400 पार करा करके ही दम लेंगे, ऐसा उनके बयानों से लग रहा है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज़ ये लोग खड़ी कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हैं, जिनका ना कोई सिर है, ना पाँव है और कई बार तो लगता है कि इनको भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में रत्ती भर समझ नहीं है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी का विरोध करना है। अब राहुल गांधी का जो तौर तरीका है और राहुल गांधी के चलते कांग्रेस की जो स्थिति परिस्थिति बन गई है, जिस दशा और दुर्दशा में वो पहुंच चुकी है, उस पर तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मुझसे भी बेहतर तरीके से जान और समझ रहे हैं कि 2014 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और पार्टी केवल 44 सीटों पर अटक करके रह गई। यानी राजनीतिक इतिहास का सबसे निकृष्टतम जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का 44 सीटें ही है। फिर अगले चुनाव में भी 52 सीटों पर अटक करके रह गई और इस बार तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि पूरे देश में 40 सीटें भी नहीं आएँगी। वैसे कांग्रेस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, आज शाम तक बन जाएगा या कल बन जाएगा और जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि अलग-अलग राज्यों में कितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस पहुँच चुकी है और वहाँ से निकलना, उठना, चलना और कोई अचीवमेंट प्राप्त करना कांग्रेस के लिए अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। और जिस विषय पे मैं आज बात कर रहा हूँ, सैम पेट्रोडा, जो इनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, जो इनके पिताजी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी सलाहकार रहे और आजकल राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं। कई कंट्रोवर्सीज ऐसी वो इन्हीं चुनाव के दौरान और इस चुनाव से पहले खड़ी कर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी को सफाई देते नहीं बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जो संपत्ति विरासत है, उस पर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वहाँ पर कि किसी की मृत्यु अगर हो जाए, तो 55% संपत्ति उसकी गवर्नमेंट में चले जाती है और केवल 45% जो है उनके परिवारों को दी जाती है, परिजनों को दी जाती है। ये बयान दे कर के बवाल खड़ा कर दिया। उससे पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था,
जिसमें कहा था कि हम सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, सामाजिक सर्वे कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, पता लगाएंगे महिलाओं के पास कितना पैसा है, दलितों के पास कितना है, पिछड़ों के पास कितना है, उद्योगपतियों के पास कितना है, और फिर उसका पुनर्वितरण करेंगे, एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। तो ये ऐसे-ऐसे बयान देते हैं कि लोगों को आश्वस्ति कम मिलती है, ये उनकी दहशत, उनका डर ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और चुनाव के समय जो किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अन्य वर्गों को नाराज़ कर देते हैं, उनका क्या हश्र होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका यही हाल हो रहा है, इनको मुद्दों की समझ ही नहीं है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। सैम पेट्रोडा का जो नया बयान है, वो तो इतना घातक है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुन ही लेते हैं। As diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. अब भारत में साहब दक्षिण में जो रहते हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं इनको। भारत के पूर्वी दिशा में जो रहते हैं वो चीनी दिखते हैं इनको। और जो उत्तर में रहते हैं वो इनको गोरे दिखते हैं। अलग-अलग दिशाओं में जो लोग रह रहे हैं वो इनको अलग-अलग नस्ल के दिखाई देते हैं। कोई सिर पैर है क्या इस बयान का? और ये नस्लीय टिप्पणी करने की आखिर इनको ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? क्या आप इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको आप इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि साहब जो पूर्वी भारत में रहते हैं, यानी पूर्वोत्तर वगैरह में रहते हैं, वो चीनी लगते हैं, चीन जैसे लगते हैं, या दक्षिण भारत में जो रहते हैं, अफ्रीकन लगते हैं। क्या मतलब है इन बातों का? और उत्तर दिशा में रहते हैं, वो गोरे लगते हैं इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जनसभाओं में जितनी तीखी टिप्पणी इस पर की है और जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा है कि आप नस्लीय टिप्पणी करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी जब विदेशों में, लंदन में और अमेरिका में गए हैं, हमारे देश को वो राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। वो राज्यों का संघ बताते हैं इसको। और इनके तो कुछ नेता, एक वो कर्नाटक में डीके शिव कुमार के भाई हैं, वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक को जो है अलग देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के भीतर से आनी
और जिस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें ये लोग लगातार इस चुनाव के दौरान ही उछाल रहे हैं, उससे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि इनका जीतने का कोई मन है या लक्ष्य है या उसके प्रति ये सीरियस हैं। ये तो भारत में और भारतीय समाज में एक तनाव पैदा कर रहे हैं, एक दहशत का वातावरण बना रहे हैं और विभाजनकारी चीजें ज्यादा कर रहे हैं। दक्षिण के आपको अफ्रीकन जैसे लगते हैं, पश्चिमी बेल्ट के भारत के अरेबियन लगते हैं आपको, उत्तर में जो रहते हैं वो गोरे लगते हैं, पूर्वी दिशा में जो रहते हैं वो आपको चीनी जैसे लगते हैं, यानी भारतीय तो आपको कोई लग ही नहीं रहा। तो भारतीय कौन है? सैम पेट्रोडा और राहुल गांधी की फैमिली, बस ये भारतीय रह गए हैं। इनकी मम्मी भी इटालियन है उस हिसाब से तो। और इटालियन महिला से अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर राहुल गांधी खुद तय करें कि सैम पेट्रोडा उनको क्या मानेंगे। और सैम पेट्रोडा जो दशकों तक अमेरिका में रहे हैं, वहां कंपनियां बनाई हैं, वो भी बीच-बीच में तब भारत आए हैं जब या तो राहुल गांधी की सरकार थी, उनके सलाहकार बनने के लिए, या फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब अमेरिका से यहाँ आए, वरना वो रहते वहीं हैं। तो भारतीय समाज के बारे में इनको कितनी समझ है। और प्रधानमंत्री के इस अटैक के बाद कांग्रेस आ गई है पूरी तरीके से बैकफुट पर। आप देखिए जयराम रमेश के 2 ट्वीट आए हैं, एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसलिए कि जहां हिंदी नहीं समझी जाती है या पढ़ी जाती है तो वहां अंग्रेजी में लोग पढ़ करके कांग्रेस का स्टैंड सैम पेट्रोडा के इस बयान पर समझ लें। उन्होंने कहा कि सैम पेट्रोडा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो अत्यंत गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूपेण अलग करती है। वीडियो भी आ गया फिर इनका। भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। इनको अंदाजा भी नहीं है कि इस तरह की हरकतों से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और ऑलरेडी हो चुका है। अब ये अगर चाहें भी तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। अब ये जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हैं, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान इन्होंने पहली बार दिए हों। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने क्या बयान दिया था? आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है, आपके जाने के बाद ये संपत्ति जनता के लिए भी छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। और 23 अप्रैल को इन्होंने बयान दिया कि साहब अमेरिका की तरह विरासत टैक्स जो है वो लगाए जाने की के बारे में सोचना चाहिए। और अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में इस तरह का कानून नहीं है, इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। ये एक नीतिगत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन को का बांटना बेहतर होगा। और इसके बाद जो चुनावी सभाओं में इनकी धूल झाड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी हमने देखा है। एक और इनका बयान बड़ा विचित्र था जो चर्चा में रहा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। सिख दंगों पर एक बयान इन्होंने दिया था और उसमें ये भी फंसे और कांग्रेस भी फंसी। 10 मई को इन्होंने ये बयान दिया था 2019 में, जब इनसे पूछा गया था कि सिख विरोधी दंगे हुए थे, तो इन्होंने कह दिया था कि हुआ तो हुआ,
यानी इनसे कहा गया था कि कांग्रेस को क्या विधिवत माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए, तो इन्होंने कह दिया कि हुआ तो हुआ, आपने क्या कर लिया, आप भी तो सरकार में हैं। अच्छा, मिडिल क्लास को जो है वो स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। एक तीसरा बयान इनका बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था। ये 6 अप्रैल 2019 को इन्होंने कहा था कि ज्यादा टैक्स देने के लिए लोगों को कमर कस लेनी चाहिए, और इसके बाद जो है इनकी कांग्रेस पार्टी ने ही इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। अच्छा, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमारी सेना के लिए गौरव का विषय था, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय था, और जाहिर है पुलवामा के बाद ये एक एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में पहली बार। सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई थी, जमीन पर जाकर के सबक सिखाया गया था, लेकिन एयर स्ट्राइक पहली थी। उस पर भी इनका बयान जो है वो कंट्रोवर्शियल हुआ था, और ये भी 22 मार्च 2019 को इन्होंने बयान दिया था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत है। और इन्होंने ये भी कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था, हमारी सरकार भी जवाब दे सकती थी, हम भी अपने विमान भेज सकते थे, लेकिन ये दृष्टिकोण सही नहीं है कि कुछ लोगों की गलती के लिए पाकिस्तान के हर नागरिक को मतलब पनिश किया जाए, दोषी ठहरा दें। एक और बयान कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर यह बयान इनका दिया था कि भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान, मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस तरह के बयान देकर के कांग्रेस या राहुल गांधी हासिल क्या कर रहे हैं? और ये बयान भी जो इन्होंने दिया है, जो नस्लीय विभेद करने वाला बयान इन्होंने दिया है, ये भी बहुत दूर तक जाएगा और ये इनका पीछा करेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।